हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज़ के जो हमारे 1 to 50 क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस कर लिया था। ये हमारा उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सेकंड वीडियो रहेगा, जिसमें हम 50 से लेके 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का एक टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था कि आप मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो डेफिनेटली मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बट कुछ टाइम बाद जब मुझे ऐसा लगेगा हाँ पीडीएफ दे देना चाहिए, डेफिनेटली मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बट अभी आप वीडियो देखो एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्स करो, आप कमेंट करो एंड बताओ कि क्या दिक्कत है, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं उस पर काम करता हूँ। बाकी आप तब तक बाकी उस क्वेश्चंस को देखो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। Consider the following statement with reference to ecological pyramid. Statement 1 is the pyramid of energy is always upright. Statement 2, in terrestrial ecosystem the biomass pyramid is always inverted. अगर आप में से किसी ने भी बहुतों ने पढ़ा है, शंकराइज पढ़ा होगा, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही निकाल लेंगे कि हमेशा अपराइट होता है एनर्जी पिरामिड और इसमें 10% रूल लगता है। अगर वहीं बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दी बायोमास पिरामिड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो यहाँ पे ऑलवेज इन्वर्टेड ना हो के मोस्टली इन्वर्टेड अगर बोलते तो ज़्यादा सही था, क्योंकि कहीं भी किताब में ये नहीं लिखा है कि ऑलवेज। ठीक, हाँ, ज़्यादा नॉर्मली इन्वर्टेड होता है बट हमेशा इन्वर्टेड हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। आगे देखते हैं। कार्बन पॉजिटिव एरिया रेफर्स टू, कार्बन पॉजिटिव एरिया कौन सा एरिया होगा? एन एरिया विथ कार्बन एमिशन मोर देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। एन एरिया विथ कार्बन एमिशन बैलेंस विथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। एन एरिया विथ मोर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन देन नीडेड टू सस्टेन द एरिया। एंड ऑप्शन डी इज एन एरिया विथ जीरो कार्बन एमिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ध्यान से अगर देखो अगर सारे को ऑप्शंस को, तो आपको ऑप्शन सी मोस्ट सुटेबल लगेगा। एन एरिया विथ मोर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन देन नीडेड टू सस्टेन द एरिया। तो वो एरिया क्या कहलाएगा? कार्बन पॉजिटिव एरिया। ठीक, आगे देख लेते हैं। विच among the following tiger reserve in India recently got status of UNESCO Biosphere Reserve? नामदफा टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व एंड ऑप्शन डी इज पन्ना टाइगर रिजर्व। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अक्टूबर से नवंबर के बीच का ही ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अगर हाल फिलहाल में देखें तो पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिल चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पन्ना टाइगर रिजर्व। एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप was used to provide assistance to the friendly foreign countries? मिशन सागर 2, जो कोविड के टाइम पे जो ऑपरेशन चला मिशन सागर, उसमें कौन सा नवल शिप को यूज़ किया गया? तो ऑप्शन है आईएनएस सतपुरा, आईएनएस कुठार, आईएनएस एरावत एंड आईएनएस विक्रांत। अगर आप लोगों ने कवर किया होगा तो आईएनएस एरावत इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं 55th question. With the reference of writ jurisdiction of the Supreme Court and High Court, which of the following statement is correct? Statement 1, A, the Supreme Court writ's jurisdiction is broader than High Court. Option B, Supreme Court writ jurisdiction is narrow than High Court. Both Supreme Court and High Court have equal jurisdiction in issuing writs. Supreme Court can issue writs only fundamental rights, while the High Court issue the rights only ordinary legal rights. तो ये रिट्स के बारे में पूछा गया है, तो अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रिट्स के बारे में अगर पता हो आप लोगों को, तो हाई कोर्ट में 2 टाइप से रिट्स को फाइल कर सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 जो रिट्स के जो प्रोविजंस हैं उसी को फॉलो करते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट्स हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 लगा के चले जाओगे रिट्स के लिए। वहीं हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट्स के लिए तो लगा ही सकते हो रिट्स, साथ ही साथ आप ऑर्डिनरी जो लीगल राइट्स हैं उसके लिए भी आप जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। तो आपको इस यहाँ से पता चलेगा कि हाई कोर्ट का रिट जुडिक्शन लार्जर है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट
ऑप्शन बी देखो एक बार, सुप्रीम कोर्ट रिट जुडिक्शन इज नैरो, बात सही है। देन हाई कोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 55 का। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आप ही बताओ, द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बात सही है क्या। द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट is an employment under the central government. Chief Justice of Supreme Court appointed by President after consultation with the Prime Minister of India as he deemed necessary. Statement 3. A governor possesses same authority of pardoning death sentence as the President of India. During any period when the Vice President act as a President or discharge the function of the President, he cannot perform the duties of the chairman of the Rajya Sabha. क्वेश्चन में नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर की अगर बात करें तो डेफिनेटली गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, ठीक। बट ऑफिस ऑफ गवर्नर सबऑर्डिनेट नहीं होता अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये तो गलत हो जाएगा, द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। आगे देखो, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ तक सही है। आफ्टर कंसल्टेशन विथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं होता है, किसके साथ होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनसे कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करते हैं। वहीं आगे स्टेटमेंट थर्ड की बात करें, गवर्नर पोजेस सेम अथॉरिटी पार्डनिंग ऑफ डेथ सेंटेंस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नर के पास ऐसा कोई पावर ही नहीं होता है, पार्डनिंग पावर ऑफ डेथ तो गवर्नर के पास है ही नहीं। अगर पार्डनिंग पावर है तो सिर्फ किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो इसका आंसर देखो आप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनरिच्ड इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। तो आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 दोनों में ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। अगर 57 का आंसर देखोगे तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस लीडर ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज नेवर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ऐसे कौन से लीडर हैं जो कभी प्रेसिडेंट नहीं बने, आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी नहीं बने। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तबजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी इज लाला लाजपत राय। अगर देखोगे आप इसका तो 58 का आंसर हो जाएगा आंसर सी, मतलब ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। तिलक कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बने। वहीं अगर बात करोगे लाला लाजपत राय जी की, तो लाला लाजपत राय 1920 में कोलकाता का जो सेशन था वहाँ उन्होंने प्रिसाइड किया था, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, इन जुलाई 1899 ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सेट अप टू कैरी आउट प्रोपेगेंडा इन इंग्लैंड फॉर इंडिया, इंग्लैंड में स्टैब्लिश हुई किसके लिए, इंडिया के लिए, वो भी इंडिया के पॉलिटिकल एडवांस के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज इट्स चेयरमैन, उसके चेयरमैन कौन थे, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन ए विलियम डिग्बी, ऑप्शन बी विलियम वेडनबर्न, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी इज एओ ह्यूम। ये जो क्वेश्चन है ये बता दो कि यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन थे विलियम वेडनबर्न। वहीं सेक्रेटरी की बात करें तो विलियम डिग्बी, एक बार सेक्रेटरी भी पूछा हुआ है, इसलिए आप दोनों याद रखो, विलियम वेडनबर्न चेयरमैन थे और सेक्रेटरी कौन थे, विलियम डिग्बी। तो चेयरमैन
59 का अगर आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। महात्मा गांधी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बात सही है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सोल रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? आईएनसी के महात्मा गांधी। बात सही। आगे रीजन की बात करें, कांग्रेस पार्टिसिपेशन इन अ सेकेंड राउंड एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज द आउटकम ऑफ गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर इज आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स बनाने में कौन से सॉइल की यूज होता है? तो ऑप्शन ए है ब्लैक सॉइल, ऑप्शन बी रेड सॉइल, ऑप्शन सी अरिड सॉइल एंड ऑप्शन डी इज लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल सही आंसर होगा इसका। इसके पीछे एक रीज़न भी है कि लेटराइट सॉइल का क्या है कि एक बार अगर ये सूख जाता है तो बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए लेटराइट सॉइल का ब्रिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं 62। और लेटराइट सॉइल कहाँ मिलता है? तो ये सदर्न इंडिया में मिलता है, एक बार आप देख लेना। 62 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। व्हेन अर्थक्वेक अकर्स सिस्मिक वेव्स कैन बी रिकॉर्डेड एट ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। कह रहा है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो सिस्मिक वेव सारे ऑल प्लेसेस सारे जगह पे अर्थ सरफेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं रीजन की बात करें, सिस्मिक वेव्स मूव्स इन अ कर्व पाथ इन अ अर्थ इंटीरियर। ये बात तो सही है, रीजन बिल्कुल सही है। दिस सिस्मिक वेव्स मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ इन द अर्थ इंटीरियर। वहीं अगर असर्शन की बात करें तो क्या नहीं, रिकॉर्डेड एट ऑल प्लेसेस पे रिकॉर्ड नहीं होता है सिस्मिक वेव। आपने अगर पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो वहाँ पे आपको पता है शैडो जोन, दो फिगर बने हुए डायग्राम। तो शैडो जोन है पी वेव का और एस वेव का भी शैडो जोन है। और शैडो जोन क्यों बन रहा है? वो जस्ट बिकॉज की जो अर्थ की जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है, इसलिए कहीं पे प्राइमरी वेव पहुंचता है तो कहीं पे सेकेंडरी वेव पहुंचता है। पता होगा क्रस्ट मेंटल कोर में हर जगह दोनों वेव नहीं पहुंचते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं होगा 62 का। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन से सॉल्ट की यूज होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड और ऑप्शन डी इज सोडियम ब्रोमाइड। वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में कई बार ये आया है क्वेश्चन। तो इसकी अगर बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे मैच करवाने के लिए हार्मोन्स दिए हैं और साथ में सिक्रेट ग्लैंड्स दिए गए हैं, कहाँ से सिक्रेट हो रहा है। तो थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड इंसुलिन सिक्रेट्स कहाँ से? टेस्टिस से, पैंक्रियाज, ओवरीज एंड थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन आप देख लो एक बार, मैच करवाने वाला है। तो थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से हो गया। ठीक, इसमें एक बार देखो आप ऑप्शन बी देखो, ए का फोर्थ हो गया, इंसुलिन पैंक्रियास से हो गया, डी का टू। ठीक है, 64 का आंसर हो जाएगा 2, आप देख लेना। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एकता। एकता का अगर फुल फॉर्म अगर हम जान लें तो सीधा इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। एकता का फुल फॉर्म है एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम। मुझे भी नहीं पता था, बट जैसे ही ऑप्शन ये पता चला फुल फॉर्म आसानी से सॉल्व हो गए। एकीकृत कृषि तकनीकी आयाम। तो अगर इसका ऑप्शन देखें, ट्राइबल एजुकेशन पोर्टल, टेक्सटाइल एजुकेशन पोर्टल, एग्रीकल्चर एजुकेशन पोर्टल एंड ऑप्शन डी इज कल्चरल एजुकेशन पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, एग्रीकल्चर एजुकेशन पोर्टल। आगे देखते हैं 66। फिर से असर्शन एंड रीजन।
अगर असेशन की बात करें, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वेयर अ सब्जेक्ट ऑन whom the tax has been levied is identifiable. The tax burden cannot be shifted. ठीक है, असेशन और रीजन दोनों सही है। इसमें डायरेक्ट टैक्स अगर मेरे ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है तो मेरी पहचान हो जाएगी हाँ कि मेरे ऊपर लगा है, बट ऐसा नहीं है कि मेरा जो टैक्स का जो बर्डन है वो मेरे पड़ोसी के ऊपर शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर मेरे पे लगा है तो वो मुझे ही पे करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर हो जाएगा ए 66 का। 67 की बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं। अल्फा बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विथ इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ठीक है, अल्फा बायोडाइवर्सिटी का पूरा डेफिनेशन बताया, तो ये विथ इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही होता है। वहीं गामा बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, इज अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम, तो ये गलत हो जाएगा। गामा में कंपैरिजन नहीं होता है, गामा में कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन बीटा डाइवर्सिटी में होता है बिटवीन द टू इकोसिस्टम। वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंपैरिजन होता है बिटवीन, जो ये गामा का डेफिनेशन दिया गया वहाँ पे बीटा अगर लगा दें तो बिल्कुल सही डेफिनेशन बन जाएगा। तो इसके लिए वही गामा की बात करें तो गामा में डाइवर्सिटी देखी जाती है, बट पूरे जोग्राफिकल एरिया की बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, ओनली 1। 68 की बात करें, गंगा वॉज डिक्लेयर नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कब हुआ पता नहीं था, बहुत फैक्चुअल है। तो 2008 में हुआ गंगा को डिक्लेयर, या फिर 2011 में हुआ, या फिर 2016 में, या फिर 2020 में, कब हुआ? तो गंगा को जब डिक्लेयर किया गया वो टाइम था 2008। 2008 में गंगा को नेशनल रिवर को एज अ नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द स्टैचू ऑफ पीस वॉज अनवेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर अनवेल्ड किया गया? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल। अगर इसका सही आंसर देखोगे तो आप राजस्थान होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। असेशन एंड रीजन। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको असेशन और रीजन के, यूपी पीसीएस में भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में भी आपको मिलेगा। तो असेशन है ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। रीजन दिया जा रहा है सम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स डू नॉट एंजॉय स्पेशल प्रोटेक्शन। अगर असेशन की आप बात करो तो कह रहे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। राइट टू वोट। राइट टू वोट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 326। क्या कभी आपने इसे फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है कि राइट टू वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स? लक्ष्मीकांत इतनी बार पढ़ी होगी आपने, कहीं नहीं लिखा है राइट टू वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट, या फंडामेंटल राइट के चैप्टर में राइट टू वोट लिखा हो, नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक टाइम पे फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, बट राइट नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 300 और सब क्लॉज ए। ठीक, कभी हुआ करता है बट राइट नाउ फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी। तो अगर इसी से आप देखो तो असर्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है, रीज़न सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मुझसे भी नहीं हुआ, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी आपको इसमें। आर्टिकल्स और रिलेटेड स्टेट्स बताए गए हैं। आर्टिकल 371 बी रिलेटेड टू असम, आर्टिकल 371 एच रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश एंड आर्टिकल 371 एफ रिलेटेड टू सिक्किम। कौन सा करेक्ट है? तो इसका आंसर है सीधा डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही सही मैच किए गए हैं, सही सही लिखा गया है। तो इतना सोचना नहीं आपको, मुझे नहीं पता था लेकिन जब आंसर देखा तो पता चला मुझे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे देख लें 72। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, एलोरा केव्स, साकास, खुजराहो टेम्पल, चंडेला और मीनाक्षी टेम्पल, पालवास। तो कौन सा करेक्ट है इसमें?
कि हर किसी को पता, खजुराहो टेम्पल चंडेला ने ही बनवाया था, चंडेलाज ने बनवाया था। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वही अगर मीनाक्षी टेम्पल की बात करें तो मीनाक्षी टेम्पल पालवाज ने नहीं बनाया था, पांड्याज ने बनाया था। ये कन्फ्यूजिंग करने के लिए दे रखा है यहाँ पे। मीनाक्षी देवी टेम्पल पांड्याज ने बनाया था। महाबलीपुरम, हाँ, पालवा ने बनाया था। महाबलीपुरम टेम्पल्स को पालवाज ने बनाया था। ठीक, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु नानक देव और ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो जो गुरु अर्जुन देव है उन्होंने इस सिख गुरु का जो ये बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, इनको कंपाइल किया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने ही कंपाइल किया था। ये 5वें गुरु थे सिखों के, और गुरु ग्रंथ साहिब का अपना अलग इम्पोर्टेंस है सिख कम्युनिटी में। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है हमें। अगर ऑप्शन ए देखें, ड्यू टू जलियांवाला बाग मैसेकर महात्मा गांधी सस्पेंडेड द मूवमेंट। ऑप्शन बी की बात करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920 एंड एंडेड इन 1922। ऑप्शन सी, इन बारदोली रिजोल्यूशन गांधी जी अनाउंस विड्रॉल ऑफ मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी इज मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट मैसिवली। अगर बात करें, अगर आप लोगों को टाइमलाइन भी अगर पता रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ये जलियांवाला मास्कर की वजह से गांधी जी ने सस्पेंड नहीं किया था इस मूवमेंट को। जस्ट क्यों सस्पेंड किया था? जस्ट बिकॉज ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था। इवन की एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस चौकी थी, उसमें कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया उसको, और उसमें 20-22 हमारे आदमी भी मारे गए थे। तो इसलिए उस समय गांधी जी ने को लगा कि शायद इंडिया के लोगों ने अभी सत्याग्रह अहिंसा को की पाठ को समझा ही नहीं है, इस लेसन को सीखा ही नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी उस समय सस्पेंड कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। चलो आगे देखते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर, लोकल विंड्स की बात की गई है और कौन सा लोकल विंड ठंडा है ये बताना है। ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी हरमटन, देन थर्ड इज बोरा एंड फोर्थ इज जोंडा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से ठंडा है। चिनूक पता है सभी को कि गर्म हवा है, क्योंकि चिनूक को अगर देखें तो चिनूक को बोला जाता है स्नो ईटर। ठीक, हरमटन सहारा में बहता है तो ठंडा हो ही नहीं सकता। अब बोरा के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। जोंडा ठंडा है, सॉरी जोंडा गर्म है, बोरा ठंडा है। तो इसका अगर ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सब कौन सा ठंडा है? तो बोरा ठंडा है। ठंडे विंड्स की बात करें तो, कोल्ड विंड्स की बात करें तो बोरा विंड कोल्ड विंड है। तो इसका ऑप्शन हो जाए 75 का सी। 76 क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। असर्शन की बात कर रहे हैं, ड्रेविडियन रॉक्स सिस्टम आर एविडेंटली फाउंड इन पेनिनसुलर रीजन ऑफ द इंडिया। वहीं बात कर रहे हैं रीजन की, द रॉक बिलोंगिंग टू द ड्रेविडियन सिस्टम कंटेन एविडेंट फॉसिल्स फ्यूल। ये बात सभी को पता होगा कि ड्रेविडियन रॉक सिस्टम में जो भी पढ़ रहे हैं सीरियसली उनको ये पता होगा कि फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, बट ड्रेविडियन रॉक सिस्टम एविडेंटली फाउंड इन पेनिनसुलर रीजन, ये बात गलत है। मिलते हैं वहाँ पे भी ड्रेविडियन रॉक्स मिलते हैं पेनिनसुलर रीजन में, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। बल्कि अगर देखें तो मेन अगर इनका लोकेशन देखें तो हिमालयस रीजन और जो हमारे गंगास प्लेन है वहाँ पे ड्रेविडियन रॉक्स मिलते हैं। और ड्रेविडियन रॉक्स में सबसे ज़्यादा अगर मात्रा देखें तो सबसे ज़्यादा
मात्रा होती है जिससे बने होते हैं, तो लाइमस्टोन की, लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे डिविडेंड रॉक्स में। ठीक, तो अगर इसका आंसर की बात करें तो असर्शन तो बिल्कुल गलत हो गया एंड रीज़न इज ट्रू, तो इसका आंसर हो जाए 76 का डी। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब जहाँ पे कोई चीज़ है वहीं पे उसको कंजर्व कर देना है। तो जूलॉजिकल पार्क नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीड बैंक गलत ही है। बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। जूलॉजिकल पार्क क्या होगा, सेम एज जू, जू को ही तो कहोगे आप जूलॉजिकल पार्क। तो जू में थोड़ी ना है कि जहाँ पे बंदर हैं, जहाँ पे एक ही साथ जू में, ऐसा जू में तो सारे हमें जानवर मिल जाते हैं, लेकिन किसी बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारे जानवर आपको देखने को मिल जाए। तो जू में पकड़ पकड़ के लाते हैं, तो जू नहीं होगा। सीड बैंक भी नहीं होगा। सीड बैंक में भी क्या होता है, सारे सीड्स एक ही जगह पे तो नहीं मिल सकते ना नेचुरली, तो आर्टिफिशियली अलग अलग जगह से कलेक्ट करके एक जगह पे लाया जाता है उनको, तो ये भी नहीं होगा। बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ट एग्जांपल है इन सीटू कंजर्वेशन का और नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 3, 77 का। अब 78 की बात कर लेते हैं। मार्कल सेल पोलियोमा वायरस, पोलियोमा वायरस, मार्कल सेल पोलियोमा वायरस विच कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, कौन से डिसीज पैदा करता है। तो लंग कैंसर को पैदा करता है, स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और स्किन कैंसर। अगर इसका आंसर देखो 78 का, तो इसका आंसर हो जाए स्किन कैंसर, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग वे थ्रू द टैक्स रिवेन्यू कैन बी इंक्रीज। टैक्स रिवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंक्रीज इन द डायरेक्ट टैक्स रेट, ठीक है, टैक्स रेट बढ़ा दोगे तो आपके पास रिवेन्यू ज़्यादा आने लग जाएगी, हमारी रिवेन्यू कम हो जाएगी बट टैक्स रिवेन्यू बढ़ जाएगी। आगे देख लेते हैं, इंक्रीज इन अ टैक्स बेस, अगर टैक्स का अगर बेस अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, तो स्लैब में ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे टैक्स, ठीक, तब भी टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। इन्फोर्स टैक्स कंप्लायंस, अगर टैक्स कंप्लायंस बहुत अच्छे होंगे तब भी कलेक्शन अच्छा होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 79 का डी, ऑल द अबव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, इन नवंबर 2020 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च एन अवार्ड एम्पावर वुमेन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अवार्ड। गार्गी अवार्ड, लीलावती अवार्ड, कादम्बिनी अवार्ड एंड सरोजनी अवार्ड। अगर इसका आंसर देखो करंट अफेयर्स का है नवंबर का, तो इसका आंसर हो जाए लीलावती अवार्ड। लीलावती अवार्ड दिया गया था फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, और उस समय के हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल, उन्होंने दिया था, अभी तो चेंज हो गए हैं आर्टिकल। फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81, रिसेंटली गरिमा ग्रे was inaugurated by Union Minister of Social Justice and Empowerment in Gujarat, which is shelter home for, किसके लिए शेल्टर है। डेस्टिट्यूट वुमेंस, ओल्ड एज वुमेंस, माइग्रेंट लेबर्स, विदाउट होम और ट्रांसजेंडर पर्सन। तो किसके लिए है ये गरिमा गृह, यह ट्रांसजेंडर्स के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 81 का। आगे देखते हैं 82, given below assertion, फिर से assertion है रीजन, the ordinance making power of governor is discretionary power। ordinance making power discretionary power है, ठीक। आगे बोल रहा है रीजन, आफ्टर द 42nd constitutional amendment 1976 the ministerial advice have been made binding on precedent but no such provision has been made with respect to the governor। बात सही है। अब असेशन को अगर देखो आप, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज डिस्क्रिशनरी पावर, गलत है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर कभी भी मतलब कि आप बोल दोगे कि ऑर्डिनेंस ले आओ और ऑर्डिनेंस लेके आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बताते हैं, ठीक है, कि ऑर्डिनेंस लेके आना है,
तब तक नहीं आता है ऐसा। तो ये तो असेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर देखो आप, तो आंसर हो जाएगा डी, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हु अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और अ CGI। तो इसका आंसर होगा ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है और मेंबर्स को, तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट करते हैं। अगर वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती तो गवर्नर, और उसको रिमूव करने का काम किसका होगा, प्रेसिडेंट का। ठीक, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं या फिर मेंबर, उनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। बट अगर रिमूवल की बात होगी तो उनको रिमूव कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। 83 का आंसर क्या होगा अभी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग, तो ए होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और मेंबर को। 83 का ए। 84, करेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडर्स इन एशियंट इंडिया। कुषाण, शाकाज, ग्रीक कुषाण, साकाज, कुषाण, ग्रीक, साकाज, या फिर ऑप्शन डी, ग्रीक, शाकाज, कुषाण। आप में से कईयों को पता होगा कि कुषाण सबसे लास्ट में आया, तो यहाँ से आपको नहीं भी पता एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता था बिल्कुल, लेकिन ये मुझे पता है कुषाण तो लास्ट में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 84 का ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं 85, मैच करवाना है, बुक से और ऑथर के नाम है। गीता रेस, इंडियन विंस फ्रीडम, द लाइफ डिवाइन और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डी का आप आसानी से मान लोगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी। आगे देखो, इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी इजी है, अब्दुल कलाम आज़ाद। ए, गीता रेस अगर देखो तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। और द लाइफ डिवाइन कौन बच गया, अरबिंदो घोष। तो आप लगा लेना इसके हिसाब से, मैच कर लेना। देख लेते हैं। Where in India the tropical evergreen and semi-evergreen forest found? Option A, Western Ghat. Option B, Hill of Northeastern region. Option C, Andaman and Nicobar Island. And option D is all of the above. तो 86 का आंसर हो जाए डी, ऑल ऑफ द अबव। 87 की बात कर लेते हैं। 87 में फिर से मैच करवा लिया, तो 87 में अगर देख लें, चलो देख लेते हैं 87 को। कोल्डेस्ट कौन सा, हॉटेस्ट कौन सा, और ड्राइस्ट कौन सा, वेटेस्ट कौन सा। अगर ड्राइस्ट की बात करोगे अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका सबसे ड्राइस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं वेटेस्ट, तो मुंसरन इसका हो जाए वेटेस्ट का मुंसरन, 87 का डी होगा, डी का फोर्थ, डी का फोर सही है। तो इसका आंसर 87 का हो जाएगा डी। आप खुद से मिला लो एक बार, देख लो, आप मिलाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। 88, क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF. It acts as a funding mechanism for the CBD, Convention on Biological Diversity, UNFCCC, UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC। और GF सेकंड स्टेटमेंट है, GEF also undertakes scientific research on a environmental issue। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक, ये जो निकल के आया, ये कहाँ से निकल के आया, ये रियो समिट से निकल के आया 1992 में। और इनका रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, ये रिसर्च कंडक्ट नहीं करते हैं, ये जस्ट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक, सिर्फ इनका काम फंडिंग देना है, रिसर्च करना इनका काम नहीं है। तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1। आगे देख लेते हैं 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटीरियल।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल कौन से हैं? सिल्वर, आयरन, टंगस्टन एंड एंटीमनी। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन सी। 90 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंसिडर फॉलोइंग द नोडल एजेंसी ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल गाइडेंस इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, मुंबई। ठीक, आगे देखते हैं ऑप्शन। स्टेटमेंट 2, इट इज लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे कंडक्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ हाउस होल्ड इन सिलेक्टेड एरिया स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 3, द फोर्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे was carried out in 2018-19। अगर आप देखें एलिमिनेट करने का तो सबसे सही एलिमिनेशन का है ऑप्शन 3 को पकड़ो आप। ऑप्शन 3 अगर पकड़ लिया आपने तो ये कह रहा है कि ये 2018-19 में जो हुआ था ये नेशनल सर्वे 4 हुआ था, तो 4 ना होके ये 5वां होगा, 5वां सर्वे होगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन थर्ड को हटाओ, थर्ड को ऑप्शन ए से हटा दिया, बी से हटा, सी से भी हटा दोगे, डी से भी हटा दो, तो कौन सा बचता है हमारे पास? 90 का आंसर हो जाएगा बी, ओनली 1। आगे देखते हैं 91। द जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी वॉज विच वॉज प्रोवाइडेड विद द प्रेस्टिजियस IEEE माइलस्टोन स्टेटस इज लोकेटेड इन लद्दाख, ग्वालियर, सी पुणे, डी गैंगटॉक। आप में से कईयों को कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा लद्दाख और पुणे, आप मोस्टली लद्दाख आंसर मारेंगे इसमें, बट इसका आंसर होगा पुणे। मेरा भी गलत हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा पुणे। ठीक, आगे देख लेते हैं 93। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी ऑल्सो रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? थंगटन कमेटी, थुंगन कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, GVK राव कमेटी और गडगिल कमेटी। कौन सी कमेटी ने बताया था, बोला था कि वुमेन्स का भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन होना चाहिए, वुमेन रिजर्वेशन? तो अगर ऑप्शन देखें इसमें फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी 2 एंड 4th एंड ऑप्शन डी इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था, मैंने भी इसमें तुक्का मारा, क्योंकि इतना कुछ है इन सारी कमिटीज़ में, कुछ ना कुछ आपको नया मिल जाएगा, तो याद नहीं था उस समय मुझे। आप लोग को शायद याद हो तो आप लोग आंसर बता सकते हो। तो इसमें गडगिल कमेटी और थुंगन कमेटी और गडगिल कमेटी ने ही वुमेन के रिजर्वेशन की बात की थी। तो आपको याद रखना है फर्स्ट एंड फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 93 का बी। आगे देख लें शूद्रक रोड मृगचरिता, अ वेरी फेमस बुक ऑफ एशियंट इंडिया। दिस बुक टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मृगचरिता, शूद्रक ने लिखा था। तो ऑप्शन ए है लव स्टोरी ऑफ रिच मर्चेंट विथ अ डॉटर ऑफ कोटेशन। दूसरा है द लव अफेयर्स बिटवीन गुप्ता किंग एंड द प्रिंसेस ऑफ कमारूपा। द विक्ट्री ऑफ, ऑप्शन सी द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड ओवर द साकाज, क्षत्राप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड मिलिट्री एक्सपीडिशन एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा ए। सभी को मोस्टली आप लोगों को पता होगा, एक लव स्टोरी थी रिच मर्चेंट का और उसके एंड द डॉटर ऑफ कोटेशन। ठीक, आगे देख लेते हैं 95th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तुलसीदास इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है तुलसीदास के बारे में? ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर, बात सही है। ही रोट रामचरितमानस इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में रामचरितमानस लिखा था? नहीं, तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा था रामचरितमानस। और अवधी मतलब लखनऊ के उस तरफ वाला, मतलब सुल्तानपुर वाला एरिया, प्रतापगढ़ रायबरेली वाला जो एरिया आपका, वहाँ पे अवधी बोली जाती है।
तो जो रामचरितमानस जो लिखा गया वो अवधी में लिखा गया था, न कि संस्कृत में। ही फाइंड मेंशन इन आइन अकबरी ऑफ अबू फैसल, सही है। ही वॉज नॉट अ कोर्ट पोयम, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, संस्कृत ना होके अवधी लैंग्वेज हो जाएगा। आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 96 मैंग्रोव्स के रिगार्डिंग है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैंग्रोव्स फॉरेस्ट इन इंडिया। दे मेनली ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और स्टेटमेंट सेकेंड, they are characterized by succulent leaves, sunken stomata, aerial breath root, vivipary stilt root and butterness। आगे देखते हैं। इन इंडिया वेस्ट बंगाल हैज़ हाईएस्ट कवर ऑफ मैंग्रोव्स फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर देखो तो इसमें अंडमान और निकोबार जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसमें अंडमान ना होके वेस्ट बंगाल तो नंबर 1 पे है मैंग्रोव में, दूसरे नंबर पे गुजरात है, अंडमान नहीं है। तो ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करो आप। फर्स्ट ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचता है, ऑप्शन डी। सही बात है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में रहता है। अब वेपेरी होता है, सिल्ट रूट होते हैं, ये सब सबको पता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड सेकेंड 96 का। आगे देख लेंगे 97 की अगर बात करें तो 97 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स की बात हुई है कन्वेंशंस की, तो आप इन्हें देख लेना एक बार। कार्टेगाना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मिनामाटा कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये रिलेटेड है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। तो डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन डिप्लीशन से, बी का 3, बी का 3। ठीक, स्टॉकहोम कन्वेंशन बता दिया आपको। मिनामाटा कन्वेंशन रिलेटेड टू मरकरी। कार्टेगाना प्रोटोकॉल हो जाएगा बायो सेफ्टी से रिलेटेड। तो एक बार आप मैच करवा लेना, मैंने सारे बता दिया आपको। 98 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 98 की, तो यहाँ पे बात हो रही है प्लांट्स के बारे में और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग जाइलम एंड फ्लोएम। तो स्टेटमेंट 1 की बात करें, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड, जो कि गलत है। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर्स के लिए, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर। वहीं फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड, नॉट वाटर एंड मिनरल्स। तो इसका आंसर देखें तो नाइदर 1 नाइदर 2, इसका आंसर हो जाएगा 98 का डी। आगे देख लेते हैं 99 क्वेश्चन नंबर। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ जनरल कवर्स विल डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर कोई प्लेयर अगर जेवलिन को थ्रो कर रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका रेंज, तो उसका डिपेंड करता है इनिशियल स्पीड और एंगल ऑफ एलिवेशन का। अभी टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है, तो आप देखना कैसे थ्रो करते हैं वो लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि हल्का सा घूमते, इनिशियल मोमेंटम बनाने के लिए वो पहले स्पीड गेन करने के लिए थोड़ा सा पहले घूमते हैं और फिर एक एंगल पे जेवलिन को रिलीज करते हैं। ठीक, तो 99 का हो जाएगा आंसर बी। वहीं 100 क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एम्स टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल बाय, ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2024 एंड ऑप्शन डी इज 2026। तो इसका आंसर हो जाएगा 2022। सरकार का टारगेट है कि 2022 तक सबको घर देने का है। ठीक, तो गाइज हमने अभी रिमेनिंग जितने भी 50 क्वेश्चन थे उसको भी कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जितने भी 50 क्वेश्चन हैं उसको भी कवर कर लेंगे। तो गाइज थैंक्स ऑल।